अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 40th लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट कर ली। अब इस स्टेज पे हम देखेंगे कि इन स्ट्रेटेजीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इससे मुराद सम ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ स्ट्रेटेजिक प्लान है। यानी जो भी हमने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं उनको हमने एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स या एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करने हैं, उसका सम जो है उसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के 4 बड़े फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। उसमें से जो प्लानिंग है वो तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के काम आती है, और ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग जो है उसका ताल्लुक इम्प्लीमेंटेशन से, और कंट्रोलिंग फंक्शन हमने अलग से पढ़ना है इसमें। फिर आप ये देखें कि जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की इम्प्लीमेंटेशन है उसके 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। एक तो मार्केटिंग प्रोग्राम है, यानी जो भी स्ट्रेटजीज़ हमने बनाई, चाहे वो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज़ हैं, चाहे वो हमारी सेगमेंटेशन और टारगेट मार्केट सिलेक्शन की स्ट्रेटजीज़ हैं, चाहे वो हमारी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है या कोई और स्ट्रेटजीज़ हैं। फिर उसका जो बजट है, क्योंकि जब आप स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो उस पर आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट भी आती है। और कौन कौन से SOPs यानी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। और इस सारे काम में जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या CMO है उसका एक बड़ा की रोल होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के। एक मार्केटिंग प्रोग्राम है, दूसरा बजट है, और तीसरा SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। उसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस भी हैं। पहला है व्हाट, यानी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने इम्प्लीमेंट करनी है, हमें उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा है हाउ, ये इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे करनी है, उसका तरीकाकार क्या होगा। तीसरा है व्हेन, हमने कब ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है और किस जगह पे करनी है, इसमें लोकेशन भी आ जाएगी। और चौथा है हु, यानी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं मुख्तलिफ कामों के लिए वो कौन कौन होंगे। तो इन चारों सवालों के जवाब हमें इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में मैंने जो मैनेजमेंट के 2 की फंक्शंस की बात की थी, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग। तो अगर आप इनके सब फंक्शंस देखें तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले तो चेंज मैनेजमेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो लाजमन एक चेंज का जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और उस चेंज को इफेक्टिवली मैनेज करना ये बड़ा ज़रूरी है। और जाहिर है कि उसमें फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन है उसमें भी चेंज आ सकता है। कुछ नई जॉब्स जो है वो उसमें शामिल हो सकती हैं, कुछ पुरानी जॉब्स जो है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो जॉब डिज़ाइन एंड स्टाफिंग का जो एलिमेंट है वो भी आ जाएगा। फिर हमें एम्प्लॉयज़ को करंट और फ्यूचर जॉब्स के लिए जो है वो तैयार भी करना पड़ेगा, यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो एलिमेंट है वो भी आएगा। और हमें उन्हें गाइड करना पड़ेगा, हमें उन्हें डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी, तो डायरेक्टिंग जो है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। दूसरी साइड पे जो लीडरशिप है इसका भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब तक लीडरशिप इफेक्टिव नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, उस वक्त तक चेंज का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो लीडिंग जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की जो सॉफ्टवेयर साइड है उसको मैनेज करती है, और ऑर्गेनाइजिंग जो है ये हार्डर साइड को मैनेज करती है। जब आप लीडिंग की बात करते हैं तो फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो आ जाता है। ये शुरू के लेक्चर्स में बात हो चुकी है कि अगर आपने किसी स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से बनाना और इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे को सपोर्ट करें। फिर आपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उसके लिए आप कुछ इंसेंटिव्स जो है वो रख सकते हैं। वो इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है ये बहुत वाइटल रोल जो है वो प्ले करेगी। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए, सो डैट कि जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है इसको ठीक तरीके से मुकम्मल किया जा सके। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जब आप मार्केटिंग परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इसमें 2 वेरिएबल्स जो हैं उनका कनेक्शन आपको देखना पड़ेगा। एक है मैनेजमेंट की सेटिस्फेक्शन और दूसरी है मैनेजमेंट की एफर्ट। यानी जब आपने स्ट्रेटजीज बनाई
और उनको इम्प्लीमेंट किया, तो मैनेजमेंट की जो परसीव्ड एफर्ट है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की उस पर, वो लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। इसी तरह से जो स्ट्रेटजीज बनाने और इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, उसके बारे में भी मैनेजमेंट की जो परसीव्ड सेटिस्फेक्शन है वो हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं मार्केटिंग परफॉर्मेंस के। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की जो परसीव्ड एफर्ट थी वो लो थी, लेकिन जो परसीव्ड सेटिस्फेक्शन है वो बहुत हाई है। आपने मेहनत तो कम की लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, तो इसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस कहेंगे। अगर मैनेजमेंट की जो परसीव्ड एफर्ट है वो हाई थी और उस हाई एफर्ट के साथ साथ उनको जो रिजल्ट्स मिले या सेटिस्फेक्शन जो मिली वो भी हाई मिली, तो इसे हम एडिक्वेट परफॉर्मेंस कहेंगे। क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी एफर्ट ज़्यादा होगी तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी ज़्यादा ही होगी। इसी तरह से अगर आपसे मुराद मैनेजमेंट है, उसकी जो परसीव्ड एफर्ट है वो लो है और जो सेटिस्फेक्शन है वो भी लो है, तो इसमें भी परफॉर्मेंस एडिक्वेट होगी, क्योंकि आपने अगर मेहनत कम की तो सेटिस्फेक्शन कम होना एक लाजमी नतीजा है। तो परफॉर्मेंस आपकी एडिक्वेट, आपको भी पता है कम मेहनत से जो नतीजा है वो भी कम आएगा। और अगर आपने अब वर्स्ट साइड पे अगर आते हैं कि आपकी जो परसीव्ड एफर्ट है वो तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन दूसरी साइड पे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं आए, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है इसे एक लो परफॉर्मेंस कहा जाएगा और ये डिससेटिस्फैक्शन का बायस बन सकती है। सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी, यहाँ पर हम बात करेंगे सेटिस्फैक्शन की, और 2 डायमेंशंस जो हम ले रहे हैं, एक रिजल्ट्स हैं और दूसरी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशंस वो हैं जो रिजल्ट से पहले थी और रिजल्ट्स जो हैं वो एक्चुअल सिनेरियो है। तो आप देखें कि जब आपने मार्केटिंग एफर्ट्स की तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वो पुअर या गुड हो सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन जो हैं वो रिजल्ट से पहले थी वो वर्टिकल एक्सिस पे वो हाई या लो हो सकती हैं। लेट्स से आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हाई थी, आपसे मुराद अगेन मैनेजमेंट, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत पुअर आए हैं। आपने बहुत अच्छा सोचा हुआ था, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हाई डिससेटिस्फैक्शन, यानी जो सोचा था बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो है वो हुआ। और अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हाई थी और उसके साथ जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी अच्छे आए हैं, गुड आए हैं, तो इसका मतलब है कि मॉडरेट सेटिस्फेक्शन है। भाई आपने अच्छा सोचा था, अच्छा ही हुआ, तो सेटिस्फेक्शन तो होगी, मॉडरेट लेवल की सेटिस्फेक्शन होगी। फिर अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस लो थी, पहले ही आपने कम सोचा था और रिजल्ट्स भी आपके पुअर आए, कम आए, यानी जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, तो इसमें भी डिससेटिस्फेक्शन तो होगी, लेकिन मॉडरेट लेवल की होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जिस तरह अच्छा सोचा था, अच्छे रिजल्ट्स आए, तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन भी मॉडरेट थी। और वर्स्ट सिनेरियो ये है कि जो सबसे बेहतर सिनेरियो है वो क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम थी लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे आ गए, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ हाई सेटिस्फेक्शन, बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपको कि आपने जो नहीं भी सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आपको मिल जाए कोई चीज़, तो उसका रिजल्ट हाई सेटिस्फेक्शन है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का एक और कंसर्न भी है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छी या बुरी हो सकती है, जैसे यहाँ पे एक्सीलेंट और पुअर कहा गया है, लेकिन दूसरी साइड पे जो स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्या वो भी अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट से मुराद है कि क्या वो एनालिसिस के मुताबिक एक सूटेबल स्ट्रेटेजी थी या वो सूटेबल नहीं है। तो अगेन इनके 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजी अप्रोप्रिएट है और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी एक्सीलेंट है तो उसका लाजमी नतीजा सक्सेस की फॉर्म में निकलेगा, दिस इज़ ऑब्वियस। अगर स्ट्रेटेजी जो है वो तो अप्रोप्रिएट है लेकिन आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पुअर थी, तो फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जिसे ट्रबल या फेलियर कहा गया। अगर प्रॉब्लम्स थोड़े से हैं तो फिर ट्रबल्स हैं, और बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप फेलियर की तरफ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी स्ट्रेटेजी इनअप्रोप्रिएट थी लेकिन आपने उस गलत स्ट्रेटेजी की भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से कर ली, तो चांसेस हैं कि शायद आप शॉर्ट टर्म में कुछ गेंस कर लें, कुछ प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इनअप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी चल नहीं सकेगी।
और जो वर्स्ट केस है कि आपकी स्ट्रेटजी भी इनअप्रोप्रिएट थी और आपने उसे जो इम्प्लीमेंट किया वो भी गलत तरीके से किया, तो इसका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो फेलियर आएगा। इसी तरह का एक मैट्रिक्स हम उस वक्त बना सकते हैं जब हम चेंज मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। और चेंज मैनेजमेंट की जो दो डायमेंशंस हैं, एक तो एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे यानी जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, उस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो या तो वो ट्रस्ट करते हैं या वो डिस्ट्रस्ट रखते हैं। दूसरी साइड पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने ज़्यादा स्टेटस को फेवर करते हैं। स्टेटस को से मुराद है कि जो करंट कंडीशंस हैं, जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, तो अगर तो वो जो स्टेटस को है उससे सेटिस्फाइड है तो फिर वो चेंज पसंद नहीं करेंगे आमतौर पे। और अगर वो जो प्रेजेंट सिनेरियो है उससे डिससेटिस्फाइड है तो चांसेस हैं कि वो चेंज की तरफ जाएंगे। तो ये इसकी वर्टिकल दो डायमेंशंस हैं। अब आप देखें, सबसे पहले मैं सपोर्टर्स को डिस्कस करूंगा। सपोर्टर्स वो एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट भी रखते हैं, टॉप मैनेजमेंट के बारे में वो समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है और वो उनके लिए अच्छा फैसला ही करेंगे। और दूसरी साइड पे वो जो मौजूदा निज़ाम या स्टेटस को या प्रेजेंट कंडीशन है उससे भी डिससेटिस्फाइड हैं, तो वो चेंज की तरफ जाना चाहेंगे, तो वो चेंज को सपोर्ट करेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे तो ट्रस्ट करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है या स्टेटस को है उससे भी सेटिस्फाइड हैं, तो वो थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, वो अनडिसाइडेड हो जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो क्या करें। ऐसे लोगों को आपको चेंज के लिए तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लीडरशिप है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट आप अगर कॉम्बिनेशन देखें कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या टॉप मैनेजमेंट पे तो ट्रस्ट नहीं करते, डिस्ट्रस्ट रखते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे वो स्टेटस को के साथ भी नहीं चल सकते और वो उससे डिससेटिस्फाइड हैं, तो अगेन वो अनडिसाइडेड रहेंगे बिकॉज कि मैनेजमेंट पे वो ट्रस्ट करते नहीं हैं और स्टेटस को के साथ वो चल नहीं सकते। तो ये भी कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे और इनको भी थोड़ा सा लॉजिकल वे में जो है वो कायल करना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट है उसको अपना ट्रस्ट लेके आना पड़ेगा। और फाइनली जो वो लोग जो एक तो ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट नहीं करते और दूसरी साइड पे वो स्टेटस को से सेटिस्फाइड भी हैं, तो ये रजिस्टर्स होंगे या रेजिस्ट करेंगे चेंज को। इनको जो है वो डील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह से जब हम ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब दोनों की अपनी अपनी सिचुएशंस हैं जो उनको फेवर करेंगी। यहाँ पर दो डायमेंशंस दी गई हैं, एक तो है एनवायरमेंटल वैरायटी या अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एनवायरनमेंट जो है वो आपका होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है। होमोजेनस से मुराद ये है कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें एक ही तरह के वेरिएबल्स पाए जाते हैं, और हेट्रोजेनस से मुराद है कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के जो वेरिएबल्स हैं वो मौजूद हैं। दूसरी साइड पे आप देखें तो जो एनवायरमेंटल वैरायटी है या क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, या सिंपल वर्ड्स में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। तो जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी सर्टेनिटी बढ़ेगी, जितनी इंफॉर्मेशन कम होगी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो अब अगर जो एनवायरनमेंट है वो होमोजेनस है और उसमें सर्टेनिटी भी पाई जाती है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइजेशन को फेवर करेंगी। ऐसे एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन का आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे वो सेंट्रलाइजेशन फोकस्ड होगा। और अगर बिल्कुल आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लें कि जब जो एनवायरनमेंट है उसमें हेट्रोजेनिटी बढ़ेगी और जो इन्फॉर्मेशन है उसका अवेलेबल लेवल भी कम है यानी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो ये चीज़ें फिर डिसेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। और बाकी जो कॉम्बिनेशन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ सेंट्रलाइजेशन हो सकती है, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है, कहीं पे कोई हाइब्रिड सिस्टम हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि स्ट्रेटेजीज बनाने के बाद जब हमने उन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है तो मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो हमें गाइड कर सकते हैं इस हवाले से।
अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजीज की एवेल्युएशन कैसे की जाती है और कंट्रोल मैकेनिज्म को कैसे अप्लाई किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।